तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग एसो को देखते हैं और उसके खून से वो पत्थर तक सड़ जाता है और यूजी उसे देखकर कहता है कुकीसा की उस खून को खुद को छूने मत देना। तो नुबारा कहती है क्या तुम्हें लगता है कि मुझे ये नहीं पता होगा, पर तभी वो मुश्किल से ही एसो के अटैक से बच पाती है। फिर एसो कहता है अपनी पीठ दिखाकर भागना शुरू करो, जिसके साथ ही वो दोनों उसके हमले से बचने के लिए भागने लग जाते हैं। पर तभी एक हमले से नुबारा नीचे गिर जाती है तो यूजी उसे उठाकर भागने लग जाता है और नुबारा कहती है मैं पीछे से कवर देती हूँ। तो यूजी कहता है शुक्रिया, पर तभी वो अचानक से अपनी फुल स्पीड पर भागने लग जाता है, जिससे देखकर नुबारा भी शौक सी हो जाती है और वो एसो के सभी अटैक से बचता जा रहा होता है। फिर वो जरा सा दूर होकर एक जंप लेता है, जिससे वो दोनों एक रोड पर आ जाते हैं। फिर यूजी कहता है ठीक है अब हम रेंज से बाहर हैं, और नुबारा आगे जाते हुए कहती है तुम्हारा शुक्रिया। तभी यूजी के पीछे कैचिजू आ जाता है, जिससे यूजी चौंक कर नुबारा को वहाँ से दूर कर देता है और तभी कैचिजू अपना खून उसके ऊपर फेंक देता है। फिर नुबारा भी उसकी ओर आने लगती है, पर तभी एसो उसकी आर्म पर अटैक कर देता है, जिससे उसकी आर्म भी जलने सी लग जाती है। फिर एसो वहाँ पर आकर कहता है चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे छोटे भाई के खून में मेरे खून की तरह की क्वालिटीज नहीं है, और मेरे खून से तुम तब तक नहीं मर सकते जब तक तुम इसमें पूरी तरह से नहा ना लो, पर इससे दर्द बहुत होता है और अब हमारी टेक्निक स्टार्ट होती है। फिर वो मन में कहता है सुप्रीम रोड टेक्निक डिके, जिसके साथ ही उन दोनों की बॉडीज पर फ्लावर जैसे पैटर्न्स बनने लग जाते हैं। फिर एसो कहता है मेरा और मेरे भाई का खून चोटों और जख्मों के जरिए बॉडी में चला जाता है, और अगर हम दोनों भाइयों में से कोई भी टेक्निक को एक्टिवेट करता है तो ये तुम्हारी बॉडी को अंदर से सड़ाना शुरू कर देता है। मैं उस यंग मैन को 15 मिनट दूंगा, पर यंग लेडी तुम्हारे पास ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट ही हैं, सुबह तक तुम्हारी हड्डियां तक नहीं मिलेंगी। और उसे सुनकर यूजी मन में कहता है अगर ये एक टेक्निक है तो हमें बस उनसे इसे रिलीज करवाना होगा। फिर यूजी पूछता है क्या ये जहरीला है, तो एसो कहता है इसका शुरुआती असर तो जहरीला है, पर हमारी टेक्निक असल में डिकम्पोजिशन वाली है, यानी कि किसी भी चीज को सड़ाने वाली। और वो मन में कहता है अब जब मैंने हमारी टेक्निक को बता दिया है तो अब ये और भी जल्दी मरेंगे। फिर गेटो कहता है मेजी एरा की शुरुआत में 1868 से 1912 के बीच में एक ऐसी अनोखी लड़की थी जो कि कर्स पीरियड्स के बच्चे को जन्म दे सकती थी। उसके पेट में एक बच्चा आया जिसके बारे में किसी को नहीं पता था कि वो किसका बच्चा है, इसलिए उसे अपनी फैमिली और रिलेटिव से बहुत बुराई सहनी पड़ी। अपने मरे हुए बच्चे की बॉडी को अपने हाथों में लिए वो घर से भाग गई और एक ऐसे टेंपल में आई जिसे एक सॉर्सरर चलाता था। हालांकि उस समय उसकी किस्मत ने भी उसका साथ छोड़ दिया। नोरितोशी कामो सारे जुजुत्सु सॉर्सरी के कर्चो लेगेसी में उसे सबसे घिनौने सॉर्सरर के रूप में याद किया जाता है, जो 3 बड़े क्लैंस के ऊपर एक धब्बा था। उसकी दिमागी जिज्ञासा इंसान और कर्स पीरियड से जन्मे बच्चे की संभावना में जा अटकी। उसने उस लड़की को 9 बार प्रेग्नेंट किया और 9 बार ही उसका अबॉर्शन किया। उसने ऐसा कैसे किया और उसके बाद उस लड़की के साथ क्या हुआ, उसके सभी रिकॉर्ड्स को खत्म कर दिया गया। कर्स वॉर्म्स डेथ पेंटिंग 1 से 3 इतने ताकतवर तो थे कि उन्हें स्पेशल ग्रेड में रखा गया। तभी हम उनमें से सबसे बड़े भाई चोसो को देखते हैं और वो कहता है हम कर्स पीरियड्स का साथ देंगे, क्योंकि जिस भविष्य को वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो हमारे लिए अच्छा ही है। अब सुनो भाइयों, ऐसो तुम कैचिजू के लिए जीते हो, कैचिजू मेरे लिए जीता है और मैं तुम्हारे लिए जीऊंगा ऐसो, हम तीनों एक ही हैं। फिर प्रेजेंट टाइम में ऐसो कहता है अगर ये ज्यादा दर्द दे रहा है तो तुम चाहो तो मैं इसे अभी खत्म कर सकता हूँ। पर तभी नुबारा हंसती है और कहती है एक टेक्निक जो कि एक बार लगने पर जीत पक्की कर देती है, तुम दोनों ताकतवर हो। फिर वो अपनी कील निकाल कर कहती है पर ये तुम्हारे लिए भी बुरा है, स्टॉल डॉल टेक्निक रेजोनेंस, जिसके साथ ही उन दोनों को एक शौक लगता है। फिर नुबारा कहती है चलो एक चिकन का गेम खेलते हैं, तुम दोनों को दर्द पसंद नहीं है ना, तो इसलिए रोना शुरू करो और अपनी टेक्निक को रिलीज करो। जिसे सुनकर ऐसो जरा सा घबरा सा जाता है। तभी नुबारा मन में कहती है स्टॉल डॉल टेक्निक रेजोनेंस, जिससे एक डॉल और उसके साथ जुड़े टारगेट के एक हिस्से में कर्स एनर्जी भेजने से मैं टारगेट की मेन बॉडी को डैमेज कर सकती हूँ। इसकी रेंज बहुत बड़ी है और इसका इफेक्ट ताकत के डिफरेंस और उस हिस्से की कीमत पर भी निर्भर करता है। इसमें खून की इतनी कीमत नहीं होती, हालांकि रेजोनेंस को सिर्फ टारगेट के साथ जुड़ने की जरूरत होती है और उसका खून जो अभी मेरे अंदर है वो हमें उनकी रोड टेक्निक के साथ जोड़ रहा है। पर मैं सरप्राइज हूँ कि उसका असर छोटे भाई पर भी हुआ। अगर मैं यहीं पर मरने वाली हूँ तो मैं उन पर बार बार रेजोनेंस इस्तेमाल करती रहूंगी
और ऐसो मन में कहता है ये काफी दमदार है, पर वो इससे जितनी बार भी इस्तेमाल कर ले इससे हम मरने वाले नहीं हैं। अगर हम इसे सह जाएं तो सिर्फ तुम ही मरोगे, और वैसे भी जब तक डिके एक्टिवेट है उसके दर्द और जहर से तुम हिल। पर तभी उसे एक शौक लगता है क्योंकि यूजी कैचिजू के बिल्कुल पीछे आ जाता है और उसे देखकर ऐसो मन में कहता है वो आखिर हिल कैसे पा रहा है। तभी नोबारा रेजोनेंस का इस्तेमाल करती है और यूजी कैचिजू को एक पंच मारता है। फिर नोबारा कहती है र्यूमेन सुकोना कर्सिस और जानलेवा जहरों का राजा है और उसके वेसल होने की वजह से इतादोरी पर कोई भी जहर असर नहीं करता। हाँ, उसे डिकम्पोजिशन से दर्द तो हो रहा होगा पर उसे जहर से जरा सा भी दर्द नहीं हो रहा होगा, लेकिन जब दर्द की बात आती है तब तो इतादोरी बिल्कुल भी रुकने वाला नहीं है, जिसके साथ ही यूजी कैचिजू पर लगातार हमले करने लग जाता है और ऐसा भी मदद के लिए जाने लगता है। लेकिन नोबारा फिर से रेजोनेंस का इस्तेमाल करती है और इसके साथ ही वो दोनों अपनी जगह बदल लेते हैं और ऐसा मन में कहता है वो लड़की मेरे भाई की ओर जा रही है जो कि उससे कमजोर है। क्या तुम ये सोच रही हो कि तुम मुझे हमेशा के लिए रोक सकती हो कमीनी? इस तरह से मैं अपने भाई को नहीं बचा पाऊंगा। तो क्या मुझे टेक्निक रिलीज कर देनी चाहिए, क्योंकि जब तक डीके एक्टिवेट है मैं विंग किंग को इस्तेमाल नहीं कर सकता। पर क्या उसके पास मेरे भाई को मारने की ताकत बची है? उसकी दखल के बाद भी ये लड़का उसके मरने से पहले मुझे नहीं मार सकता, इसलिए मैं टेक्निक रिलीज नहीं करूंगा। पर तभी तड़पता कैचिजू ऐसो को आवाज मारता है और तभी उसे जोशो की बात याद आती है कि हम एक हैं, जिसके साथ ही वो टेक्निक को रिलीज कर देता है। फिर यूजी उसके ऊपर लगातार हमले करने लग जाता है और ऐसा मन में कहता है इससे पहले कि मैं कुछ सोच पाता मैंने टेक्निक ही रिलीज कर दी। फिर वो यूजी के अटैक से बचता है और अपने विंग किंग का इस्तेमाल करता है, लेकिन यूजी उसके उन सभी अटैक्स को डॉज करता रहता है। इधर दोबारा कैचिजू पर हमला करने लगती है और ऐसो के पीछे यूजी आ जाता है और वो दोनों एक साथ हमला करने लगते हैं। और यूजी भी ब्लैक फ्लैश का इस्तेमाल करता है। फिर ऐसो मन में कहता है वो अभी ब्लैक लाइट क्या थी? मुझे याद है कि उसके पंच लगने से पहले मैंने अपनी आर्म को कर्स एनर्जी से सख्त कर लिया था। पर अगली चीज जो कि मुझे याद है कि मेरी आर्म पूरी तरह से अलग हो गई थी। अरे नहीं भाई, प्लीज मरना मत। तभी कैचिजू खड़ा हो जाता है जिससे ऐसो भी खुश हो जाता है। पर कभी दोबारा कहती है मैंने तुम्हें अभी तक ये नहीं दिखाया ना, हियर बिन। जिसके साथ ही कैचिजू मर जाता है और नोबारा कहती है चिंता मत करना, मैं तुम्हारे भाई को भी जल्दी ही भेज दूंगी। और ऐसो को चोसो की वही बात की हम तीनों एक हैं याद आती है। तभी यूजी को भी शौक सा लगता है क्योंकि ऐसो की आंखों से आंसू आ रहे होते हैं और नोबारा मन में कहती है ये गायब क्यों नहीं हो रहा? क्या ये अभी तक जिंदा है? नहीं, ये कर्स स्पिरिट नहीं है, ये इसकी असली बॉडी है। तभी उसके पीछे से एक ट्रक आता है और ड्राइवर के साथ बैठा आदमी कहता है कमीनो देखकर। पर तभी ऐसो उसे पकड़कर बाहर ले आता है। फिर वो दूसरे से कहता है तेज चलो, अगर तुमने ब्रेक दबाया तो तुम मरोगे, समझ गए ना? जिसके साथ ही वो आदमी ट्रक तेज कर देता है और ऐसो देखता है कि यूजी अभी तक उसके पीछे ही होता है। पर तभी ऐसो उस आदमी के चेहरे को जलाने लग जाता है और मन में कहता है जैसे ही मैं अपने आप को पूरी तरह से हील कर लूंगा तो मैं इन दोनों को पक्का मार डालूंगा, खासकर उस कमीनी को। मुझे माफ करना कैचिजू, मैं तुम्हारी मौत पर रो भी नहीं पाया, पर मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हारा बदला। पर तभी उसकी नजर नोबारा पर पड़ती है और वो कहता है अब वो कमीनी क्या कर रही है? इधर नोबारा ऐसो की आर्म पर अपनी ढोल रखती है और कील निकाल कर कहती है स्टोर डॉल टेक्निक रेजोनेंस। और उसके साथ ही ऐसो के दिल में दो कीलें घुसने लग जाती हैं जिससे वो नीचे गिरने लग जाता है।
और फिर यूजी उसके पास आता है और उसके ऊपर हमला करने से पहले कहता है माफ करना। और उसके बाद वो उसके ऊपर एक जोरदार हमला कर देता है। इसके साथ ही वो वहीं पर मर जाता है और यूजी अपने हाथ को देखकर कहता है इससे दर्द हुआ। और इधर वो तीनों गेम खेल रहे होते हैं, पर तभी चोसो उस पीस को तोड़ देता है और कहता है मेरे छोटे भाई मारे गए। फिर गेटो कहता है ओ तो तुम बता सकते हो। फिर चोसो पूछता है हो क्या रहा है। अगर वो पूरी तरह से मैनिफेस्ट हो भी गया था तो भी वो दोनों सिर्फ एक कर्स फिंगर से तो नहीं मरने वाले थे। तभी गेटो को एक मैसेज आता है और वो उसे देखकर कहता है हमें एक रिपोर्ट मिली है। एसो और केचिजू जुजुत्सु टेक के फर्स्ट इयर्स इतादोरी यूजी और उसके ग्रुप के द्वारा मारे गए, जिसे सुनकर माहितो भी मुस्कुरा देता है। और इधर अकारी परेशान होती है क्योंकि वो लोग उसका फोन नहीं उठा रहे होते, जिसके बाद वो पूरे गुस्से में उनकी ओर चली जाती है। दूसरी ओर हम उन दोनों को शौक में देखते हैं क्योंकि उनके सामने मेगुमी बेहोश पड़ा होता है। तभी वो उठकर कहता है ओ तो तुम वापिस आ गए और मुझे खुशी है कि तुम दोनों ठीक हो। तभी वो दोनों कहते हैं हम तो डर ही गए थे, हमें लगा कि तुम मर गए हो। और मेगुमी कहता है क्या तुम दोनों अपना मुंह बंद करोगे क्योंकि मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। फिर नोबारा कहती है तुम्हें सुकोना की फिंगर्स को हाथ में लेकर नहीं सोना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक है। तो मेगुमी पूछता है तुम्हें फिंगर के बारे में कैसे पता चला। खैर छोड़ो, इससे पहले कि ये कर्सेस को अट्रैक्ट करना शुरू करे हमें मिस नीटा से बात करनी होगी और इसे जल्दी से सील करना होगा। तभी यूजी पूछता है क्या मैं इसे खा सकता हूँ। तो नोबारा कहती है ये कोई बचा हुआ खाना नहीं है। और मेगुमी कहता है हमें अभी तक ये नहीं पता कि तुम कितनी फिंगर्स को हैंडल कर सकते हो, तो इसीलिए इसे खाना मत, पर क्योंकि तुम सबसे जोश में दिख रहे हो तो इसे पकड़ो। पर मैं फिर से कहता हूँ इसे खाना मत। और यूजी मन में कहता है वो मुझे ये बार बार क्यों बता रहा है जैसे कि मैं कोई कुत्ता हूँ। फिर वो उसे पकड़ने लगता है पर तभी सुकोना उसके हाथ से अपना मुंह निकाल कर उसे खा जाता है, जिससे उन दोनों को एक शौक लगता है और यूजी पर भी सुकोना फिर से हावी होने लग जाता है। तभी वो दोनों कहते हैं हमने कहा था कि इसे मत खाना। तो यूजी कहता है क्या, पर इसमें मेरी गलती नहीं है, लेकिन ये सच में अजीब बंदा है, इसने इस बार भी हमारी मदद नहीं की। फिर उसे गोजो की बात याद आती है कि सुकोना अपनी ताकत को पाने के लिए हमें दूसरी फिंगर्स की लोकेशन बताएगा। और फिर यूजी कहता है तो क्या गोजो सेंसे बस बकवास कर रहे थे। तो मेगुमी कहता है क्या तुम्हें अब पता चला। तभी अकारी वहाँ पर आकर चिल्लाती हुई कहती है तुम तीनों वहाँ पर कर क्या रहे हो और तुम मेरी कॉल्स का जवाब क्यों नहीं दे रहे। उसे देखकर नोबारा कहती है ये तो पागल हो गई है। फिर यूजी मेगुमी को हाथ पकड़कर उठाता है और कहता है तो चलो अब घर चलते हैं। और फिर वो तीनों जुजुत्सु टेक की ओर वापस जाने लगते हैं। इसके बाद गोजो कहता है यार वो सिर्फ एक फिंगर ही नहीं थी, हमने बाकी लाशों की भी जांच की और पता है हमें क्या मिला। उन्होंने कर्स ऑब्जेक्ट्स खाई थी। उन तीनों ने एक एक स्पेशल ग्रेड को खत्म किया है। इस साल के फर्स्ट ईयर्स तो कमाल के हैं, ये जरूर मेरी अच्छी पढ़ाई के कारण है। दूसरी ओर उता ही में कहती है मैं अपनी छुट्टी के दिन तुमसे बात नहीं करना चाहती। फिर गोजो उसके साथ अपनी रेगुलर वाली बकवास करने लग जाता है। इसके बाद वो उसके फोन को कट कर मन में कहता है हमें नहीं पता कि उता ही में की बातें भी कौन सुन रहा हो। मैं किसी स्टूडेंट के गद्दार होने की बात सोचना भी नहीं चाहता, ये सच में एक सरदर्द है। खैर मैं ये तुम पर छोड़ता हूँ मे। फिर वो मे को पेमेंट कर देता है और दूसरी ओर से मे देती है कि गोजो ने उसे 10 मिलियन येन भेजे होते हैं, जिसे देखकर मे भी हंसने लग जाती है। दूसरी ओर मेगुमी कहता है यूजी को ये मत बताना कि फिंगर्स जाग रही हैं। तो नोबारा पूछती है क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि यही हो रहा है। तो मेगुमी कहता है बिल्कुल, हालांकि अब ये मिशन और ये केस खत्म हो चुका है, इसलिए इसके बारे में सिर्फ हम दोनों और मिस नीटा को ही पता है। सुकोना का इतादोरी में पुनर्जन्म बस एक ट्रिगर था, लेकिन यासुहाची ब्रिज की मौतें तो कभी ना कभी होनी ही थी। इसके अलावा यूजी ने वो फिंगर बस मुझे बचाने के लिए ही खाई थी, पर वो इतनी सी एक्सप्लेनेशन से सेटिस्फाइड नहीं होने वाला, तो इसलिए उसे मत बताना। तो नोबारा कहती है मैं कुछ नहीं कहूंगी। दूसरी ओर सुकोना कहता है ये सब तुम्हारी गलती है, तुमने मुझे अपने अंदर आने दिया और अब मेरी आत्मा के बिखरे हुए हिस्से जाग रहे हैं। क्या ये लोगों को बचाने के लिए नहीं था, लेकिन लड़के लोग मरेंगे क्योंकि तुम जिंदा हो
तो यूजी कहता है हे ये मेगुमी से मत कहना, उससे बताने की हिम्मत भी मत करना। फिर हम पांडा और माकी को ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं जिसमें पांडा माकी को हरा देता है। फिर वो माकी से कहता है क्या हुआ, आज तुम्हारे मूव्स उतने अच्छे नहीं है, तुम कमजोर हो रही हो। तो माकी कहती है अपना मुंह बंद करो, उतना आराम करके मैंने अपना फॉर्म खो दिया है। फिर पांडा कहता है और क्या तुमने फर्स्ट ईयर्स के बारे में सुना। तो माकी कहती है हाँ, उन्होंने 3 स्पेशल ग्रेड्स को खत्म कर दिया है ना। तो टोगे सालमन कहता है। फिर माकी कहती है तो फिर हम भी पीछे नहीं रह सकते। तो वो दोनों हाँ कहते हैं, पर तभी माकी पांडा पर हमला कर देती है और इस बार माकी जीत जाती है। फिर गाकुगान जी कहता है सोर्सर्स के बीच में स्पेशल ग्रेड रैंक पहुंच के बाहर की पोजीशन है। मेरा ये मानना है कि वो फर्स्ट ग्रेड सी हैं जिनका काम सोर्सरर्स और जुजुत्सु वर्ल्ड को लीड करने का है। खतरा, सीक्रेट इंफॉर्मेशन और हरजाना जिससे उन्हें निपटना होता है वो उन सेमी फर्स्ट ग्रेड या उनके नीचे के रैंक वालों से ज्यादा होता है। तो ये ध्यान में रखकर क्या तुम दोबारा से अपनी रिक्वेस्ट बोल सकते हो। तो मे कहती है माकी जेनिन पांडा और टोडो कहता है मेगुमी फुशिगिरो, नोबारा कुगिसाकी और मेरा ब्रदर यूजी इतादोरी। ये वो 5 नाम है जिन्हें मैं आओई टोडो और मे कहती है और मैं मे फर्स्ट ग्रेड के लिए रेकमेंड करते हैं। इसके बाद हम यूजी को नोबारा का बहुत सारा शॉपिंग का सामान उठाकर चलते हुए देखते हैं और चलते चलते यूजी का बैलेंस बिगड़ जाता है, लेकिन वो जैसे तैसे संभल जाता है। तभी नोबारा उससे कहती है अगर एक भी चीज गिरी तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। तो यूजी घबराया हुआ कहता है समझ गया, पर तभी एक कपड़ा नीचे गिर जाता है जिसके बाद नोबारा यूजी को एक जोरदार पंच मारती है और उसे पीटना शुरू कर देती है। तभी मेगुमी को एक फोन आता है। फिर वो उन दोनों से कहता है गोजो सेंसे का फोन है, उन्होंने कहा कि उनके पास हमारे लिए एक सीक्रेट मिशन है। जिसके बाद वो तीनों चल पड़ते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड और सीजन 1 एंड हो जाता है। तो गाइस आपको जुजुत्सु काइसन का सीजन 1 कैसा लगा आप उसके बारे में नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। और अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक भी कर सकते हैं। सीजन 2 की एक्सप्लेनेशन वीडियो कल से स्टार्ट होगी, तो अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं एक और नई एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।